एम्फीबियस लैंडिंग्स क्या होती हैं? ये एक स्पेशल तरह का मिलिट्री ऑपरेशन होता है जिसमें आपके सोल्जर्स, आपकी एक फोर्स किसी ऐसी टेरिटरी पे लैंड करते हैं पानी के रास्ते से जो कि हॉस्टाइल टेरिटरी है। चाहे आप किसी नदी से जा रहे हो, चाहे किसी बड़े समुंदर से, जहाँ पे अल्टीमेटली आपको लैंड करना है, वहाँ पे अगर एक फोर्स आपका इंतजार कर रही है और वो फोर्स हॉस्टाइल है, तो ये एक एम्फीबियस लैंडिंग या एम्फीबियस ऑपरेशन कहते हैं इसको। जिन लोगों को एम्फीबियस लैंडिंग्स के लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं पता, उनको सोच के ऐसा लगेगा कि एम्फीबियस लैंडिंग्स नॉर्मल लैंड अटैक से कितना ही अलग होती होंगी। पर सच बात यह है कि पूरे वॉरफेयर में जितने भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, तो एम्फीबियस ऑपरेशंस करना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 बड़े एम्फीबियस ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जिनके एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने डायरेक्टली उसके रिजल्ट को फेलियर या सक्सेसफुल बनाया। कहानी शुरू होती है 1915 के गलीपली कैंपेन से। 1915 में आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वेस्टर्न यूरोप में जर्मन और ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस एक तरफ, ये आमने सामने ट्रेंचेस में आके रुक गए थे। लड़ाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी और पूरी तरह एक स्टैंड ऑफ हो गया था। इस स्टैंड स्टिल या इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए दोनों तरफ की फौजें सोच रही थी कि क्या किया जाए, और इसमें एक ब्रिटिश अफसर जिनका नाम विंस्टन चर्चिल था, जो आगे जाके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय वो नेवी के बड़े अफसर थे। उन्होंने सोचा कि हमको जर्मनी के साथ ही ऑटोमन अंपायर को इस लड़ाई से बाहर करना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं? ब्रिटेन के पास एक बहुत ताकतवर नेवी थी। तो चर्चिल का प्लान क्या था कि जो डार्डेनल स्ट्रेट है, जो कि टर्की के पास है, उस स्ट्रेट से अगर हम अपने जहाज़ों को भेजेंगे तो हम अपने ट्रूप्स को डायरेक्टली कॉन्स्टेंटिनोपल पे लैंड करा सकते हैं, जिसकी वजह से हम सीधा बिना वेस्टर्न फ्रंट पे कोई रिजल्ट निकाले भी हम ऑटोमन अंपायर को एक झटके में वॉर से बाहर कर सकते हैं। अब पेपर पे ये प्लान बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिना कोई बड़ी लड़ाई किए, सिर्फ अपनी नेवी को इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन के एक बहुत बड़े साथी को लड़ाई से बाहर कर सकते हो। पर इस एम्फीबियस ऑपरेशन को करने के लिए पहले इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इसीलिए जब इसके एग्जीक्यूशन पे बात आई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। पहले ब्रिटिश लोगों ने अपने जहाज़ों को भेजा डार्डेनल स्ट्रेट में, पर उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि टर्किश लोगों ने ऑलरेडी उस स्ट्रेट को माइन करके रखा है, यानी अंडर वाटर बॉम्ब्स बिछा के रखे हैं। अब जब वहाँ से जहाज़ गुजर रहे थे तो डैमेज हो रहे थे और डूब रहे थे, तो बहुत सारी ब्रिटिश शिप्स उस स्ट्रेट में डूब गई और जो बच्चों की थी वो वापस चली गई। तो नेवल अटेम्प्ट उनका फेल हुआ। तब उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, हम अपने फौजियों को लैंड कराते हैं, जो काम नेवी नहीं कर पाई वो फौजी करेंगे। और इनका प्लान क्या था? जो पूरी एलाइड फोर्स है वो इस पूरे गलीपली पेनिनसुला पे अलग अलग जगह पे लैंड करेंगे और सब लोग जाके एक जगह पे लिंकअप करेंगे और फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टेंटिनोपल पे लैंड से हमला करेंगे। अब ये एक पूरी तरह एम्फीबियस ऑपरेशन होने वाला था, पर जैसे मैंने पहले बताया, पहले इसकी कोई तैयारी नहीं की गई थी। इसके लिए इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो इनको पता नहीं था कि एम्फीबियस लैंडिंग करने के लिए आपको जहाज़ों के बीच में, गन्स के बीच में और इन्फेंट्री, जो आपके फुट सोल्जर्स हैं, उनके बीच में कितना अच्छा तालमेल होना चाहिए। तो अप्रैल 1915 में ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज़ के एलाइड ट्रूप्स जब गलीपली पे लैंड कर रहे थे तो उनको एक और बहुत बड़ा झटका मिला, क्योंकि एलाइड फोर्सेस को लैंड कराने से पहले इन लोगों ने क्या चालाकी की थी? इन्होंने वहाँ पे जहाँ लैंड करने वाले थे वहाँ पे बहुत बॉम्बार्डमेंट की थी। आप अपनी फोर्स को लैंड कराने से पहले बॉम्बार्डमेंट इसलिए करते हो ताकि वहाँ पे कोई डिफेंसेस हैं अगर, तो वो सॉफन अप हो जाए, वो डाउन हो जाए। पर ऐसा करने से आप एनिमी को बता देते हो कि आपके फोर्स कहाँ लैंड करने वाली है। तो जहाँ जहाँ इन्होंने बॉम्बिंग की थी वहाँ वहाँ टर्किश लोगों को पता चल गया कि यहीं पे लैंडिंग होने वाली है। तो उस समय के लिए जब उन्होंने बॉम्बिंग की थी तो कुछ नुकसान हुआ डिफेंसेस का, पर जब एक्चुअली इन्होंने अपने फौजी को उतारना शुरू किया तब उनको पता चला कि अच्छा, बहुत सारी टनल्स खुदी हुई है वहाँ पे, बहुत सारे अंडरग्राउंड गड्ढे हैं और बहुत सारे ऐसे हाई ग्राउंड हैं जो अभी भी टर्किश लोगों के हाथ में है। वहाँ पे टर्किश डिफेंडर्स बैठे हुए हैं मशीन गन लेके। इसी वजह से जब लैंडिंग्स हो रही थी तो एक के बाद एक पहले ही दिन हजारों लोग कुछ ही घंटों के अंदर मारे गए, क्योंकि ये सारी लैंडिंग साइट्स वेल डिफेंडेड थी। अप्रैल में लैंडिंग्स हुई थी और दिसंबर में उसी साल के ये डिसाइड हो गया कि भैया गलीपली का कैंपेन एक टोटल डिजास्टर है,
यहाँ से कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आने वाला। और अब यह फैसला किया गया कि सारे फौजियों को भैया किसी तरह से यहाँ से सेफली निकालना है। पर निकाला कैसे जाए, क्योंकि अभी भी जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे ट्रेंचेस खोद के, सारे एलाइड फोर्सेस, वहाँ उनके सामने अभी भी टर्किश फौजी थे। तो निकलने के लिए जो उन्होंने प्लान बनाया, बहुत ही आयरनी की बात है कि इस पूरे ऑपरेशन का सक्सेसफुल पार्ट उनका इवैक्यूएशन था। उन्होंने क्या किया, अपनी सारी फोर्स को एक साथ इवैक्यूएट नहीं किया। जो बिल्कुल फ्रंट लाइन थी, जो कि टर्किश फौजियों के बिल्कुल सामने उनको फेस कर रही थी, उनके पीछे जो फौजी थे वो धीरे धीरे रात के अंधेरे में चुपचाप थोड़ा थोड़ा करके शिप से निकलते जा रहे थे। और फाइनली फिर 20 दिसंबर 1915 को वो दिन आया जब आखिरी 10,000 फौजी बचे इस पेनिनसुला के ऊपर। और उन्होंने एक नया आविष्कार किया, एक नई चीज़ बनाई ताकि वो 10,000 फौजी भी चुपचाप निकल जाए। क्या किया उन लोगों ने, इस एलाइड फोर्स में एक ऑस्ट्रेलियन फौजी था, उसने एक कॉन्ट्रैप्शन, एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे आप अपनी राइफल को एक जगह पर रख के छोड़ सकते हो और फिर आप वहाँ से जा सकते हो। आपकी राइफल अपने आप कुछ देर बाद फायर करेगी। इस तरह के मैकेनिज्म को वो लोग ड्रिप राइफल कह रहे थे। और इन ड्रिप राइफल्स को पूरे फ्रंट पे एलाइड फोर्सेस ने तैनात कर दिया और ये ड्रिप राइफल्स एक एक करके रैंडमली फायर कर रही थी। ये रात की बात थी। और इस तरह से रात के अंधेरे में ये बाकी भी बचे हुए सोल्जर्स चुपचाप निकल गए। जब अगले दिन की सुबह हुई तो टर्किश लोगों ने देखा कि फायरिंग तो नहीं आ रही है, और तब सामने देखा कि कोई भी बचा ही नहीं है। गलीपली का कैंपेन एलाइड साइड के लिए एक टोटल डिजास्टर, कंप्लीट फेलियर था। जिस व्यक्ति ने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया था, ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लोग कह रहे थे कि उनको जेल में डाल देना चाहिए। इनफैक्ट उनको फांसी पे चढ़ाने की बात भी हो रही थी। उनको पनिशमेंट दी गई अल्टीमेटली, और उनको कहा गया कि उनको फ्रंट पे डाला जाएगा। फिर चर्चिल खुद जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑन लैंड लड़े थे। पर इस सब जो भी यहाँ पे फेलियर्स हुआ, इनसे एलाइड फोर्सेस ने आगे बहुत कुछ लर्निंग्स ली और उन लर्निंग्स को डायरेक्टली अप्लाई किया इससे भी बड़े एम्फीबियस ऑपरेशन में, जो कि 30 साल के अंदर होने वाला था। और ये था 1944 का नॉर्मंडी इन्वेजन। 1944 में, जैसा आप जानते हैं, ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी ने फ्रांस को ऑलमोस्ट पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा था। आधे पे तो उनका मिलिट्री ऑक्यूपेशन था और बाकी आधा विची फ्रांस अल्टीमेटली जर्मनी के साथ काम करता था। अब इतने स्ट्रांगली डिफेंडेड फ्रेंच टेरिटरी को इन्वेड करना था। कैसे इन्वेड किया जाए, बहुत तरीके सोचे गए। हम अपने फौजियों को हवा से लैंड करवा देंगे, हम इटली के थ्रू एंटर करेंगे फ्रांस के अंदर, पर अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि एम्फीबियस ऑपरेशन ही किया जाएगा। अब कहाँ से किया जाए, फ्रांस में लैंड करने के लिए 2 साइड्स डिसाइड की जा रही थी, एक था पार्डाकले और एक था नॉर्मंडी। क्योंकि पार्डाकले सबसे नज़दीक था ब्रिटेन के, तो ये ऑब्वियस चॉइस थी कि ब्रिटेन से जो भी फौजी निकलेंगे, जो लैंड करने जा रहे हैं फ्रांस के अंदर, वो पार्डाकले पे जाना चाहिए। पर क्योंकि ब्रिटेन के सबसे नज़दीक पार्डाकले था और एक ऑब्वियस चॉइस था, इसीलिए एलाइड फोर्सेस का फैसला ये था कि हम वहाँ पे लैंड नहीं करवाएंगे, हम करवाएंगे नॉर्मंडी में लैंडिंग, क्योंकि वो थोड़ी सी ऑफ पोजीशन है, इतनी ऑब्वियस नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि पार्डाकले इतनी ऑब्वियस लोकेशन थी, जर्मन्स ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस वहीं पे रखे थे। पर क्योंकि गलीपली के कैंपेन से एलाइज ने समझा था कि हमको कितनी ज़रूरत होती है सरप्राइज क्रिएट करने की, यानी दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि हमला कब और कहाँ आने वाला है, इस चीज़ को छुपाने की बहुत ज़रूरत होती है। ये जो नॉर्मंडी में लैंडिंग्स हुई, उस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहते हैं और इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। 1944 में तो एक्चुअली उन्होंने किया जब 1.5 लाख लोगों ने लैंड किया था वहाँ पे एक दिन के अंदर, पर इसकी तैयारी हो रही थी पिछले 2.5 साल से। और तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था डिसेप्शन। जर्मन्स को इस बात को लेके कंफ्यूज करा देना कि एलाइज लैंड करने कहाँ वाले। तो इसमें उन्होंने 2 बड़े बड़े डिसेप्शन प्लान्स किए, एक था ऑपरेशन फोर्टिट्यूड और एक ऑपरेशन बॉडीगार्ड। इन दोनों ऑपरेशंस का अल्टीमेट गोल क्या था कि जर्मन्स को पता ही ना चले कि हमारी फोर्सेस, एलाइड फोर्सेस एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट करेंगी और कहाँ आप जाके लैंड करेंगी। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जब 1944 में एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी पे लैंडिंग्स की तो वहाँ पे उनको कुछ डिफेंसेस मिले, पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिले जितने पार्डाकले में थे। इनफैक्ट जब एलाइज लोगों ने लैंड कर भी लिया था और वो आगे बढ़ने भी लगे थे और हिटलर को बता दिया गया था कि भाई वहाँ पे फोर्सेस आ गई हैं एलाइज की, तब भी हिटलर नहीं मान रहे थे कि वहाँ एक्चुअल लैंडिंग्स हो रही हैं। उनको लग रहा था कि ये बस एक डाइवर्जन है, एक छोटी डिकॉय फोर्स है, रियल लैंडिंग्स जो होंगी
वो पाडाकले में ही होंगी। इतना कंप्लीट था एलाइड फोर्सेस का सरप्राइज कि उनकी लैंडिंग्स पूरी तरह सफल हुई। हालांकि बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई इनको पहले दिन पे, पर 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों को एलाइज ने फ्रांस के बीचेस पे लैंड करा दिया था। अब क्योंकि एलाइज को पूरी सफलता नॉर्मंडी में मिल गई थी, उनकी लैंडिंग्स कामयाब हुई थी, इसीलिए उनको भरोसा था कि जब अमेरिकन्स अपनी फोर्सेस को जापान में लैंड कराएंगे, एम्फीबियस लैंडिंग होगी उनकी, तो वहाँ पे भी उनको यही सक्सेस मिलेगी। पर नॉर्मंडी और जापान की लैंडिंग्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। नॉर्मंडी में जर्मन्स को ये पता नहीं था कि लैंडिंग यहाँ होने वाली है, और इस तरह से उन्होंने डिफेंसेस तैयार नहीं किए थे। पर जापान में जहाँ पे लैंडिंग्स अल्टीमेटली एक बड़ा कैंपेन अमेरिकन ने जहाँ पे किया, वहाँ पे जापानीज लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ पे अभी फोर्सेस लैंड करेंगी, और उन्होंने उस तरह से तैयारियां की थी। मैं बात कर रहा हूँ ओकिनावा के कैंपेन की, जो कि अप्रैल 1945 में हुआ था। उस समय तक जापान ऑलरेडी डिफेंसिव पे आ चुका था। हर जगह से जहाँ जहाँ पे जापानीज लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन किया था, वहाँ से अमेरिकन ने उनको पीछे धकेल दिया था। अब बात आ गई थी जापान की अपने आसपास के एरिया की। ओकिनावा का जो आइलैंड है वो जापान के होम आइलैंड से काफ़ी दूर है, लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर। पर ये जापान के इतना नज़दीक था कि जापानीज फोर्सेस ने ये फैसला किया हुआ था कि हमको यहीं पे अमेरिकन को रोकना है, या फिर हम नहीं रोक पाते हैं अगर, तो इतनी हैवी कैजुअलिटीज उनको देनी है कि उनका पूरा मोराल टूट जाए कि हमको आगे जापान पे हमला ही नहीं करना। अप्रैल 1, 1945 को 60,000 अमेरिकन ट्रूप्स ओकिनावा के बीचेस पे लैंड किए। अब सरप्राइज इस बात का था उनको कि उनकी लैंडिंग्स पूरी तरह अनअपोज्ड थी, यानी उनकी लैंडिंग्स को किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। जो अमेरिकन फोर्स यहाँ पे लैंड की थी उसमें जो वेटरन सोल्जर्स थे, जिन्होंने पहले भी जापानीज लोगों से लड़ाई की थी किसी और बैटल में, किसी और कैंपेन में, वो जानते थे कि अगर अभी शांति है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको रोकने नहीं वाले। इसका ये मतलब है कि आगे कहीं छुप के जापानीज लोग बैठे होंगे। और बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि जापानीज जानते थे कि अमेरिकन लैंड करने से पहले बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट करते हैं। उनकी नेवी की शिप्स आ जाती हैं जो कि अपनी गन से बहुत बम मारती हैं डिफेंसेस के ऊपर। तो इसीलिए हमको गड्ढों के नीचे रहना है, अपनी पोजीशन ऐसी बनानी है कि हम एरियल बॉम्बार्डमेंट और नेवल बॉम्बार्डमेंट से सेफ रहें। तो अल्टीमेटली जो 60,000 लोग यहाँ पे लैंड किए थे, जब उन्होंने इनलैंड चलना शुरू किया, अंदर जाना शुरू किया, तब कहीं कहीं से, पेड़ों के पीछे से, कहीं गड्ढे से अचानक से जापानीज ट्रूप्स निकलते थे और इनको बहुत भयंकर कैजुअलिटीज देते थे। तो ये जो पूरा ओकिनावा का कैंपेन था ये 80 डेज तक चला था, 80 दिन। और अमेरिकन को कैजुअलिटीज सिर्फ ग्राउंड पे नहीं हो रही थी, उनकी जो शिप्स इस ओकिनावा की लैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए पास में थी, उन पे भी कामिकाजे अटैक्स जापानीज लोग कर रहे थे। यानी जापानीज पायलट्स जाके ज़बरदस्ती अमेरिकन शिप्स पे क्रैश करते थे। उससे जापानीज पायलट तो मरेगा, उसका प्लेन तो खत्म होगा, पर एक बड़ी अमेरिकन शिप या तो बुरी तरह डैमेज होगी या तो डूब जाएगी। तो अगर सिर्फ नेवी की कैजुअलिटीज की बात करें तो 100 से ज़्यादा शिप्स जापानीज लोगों ने कामिकाजे अटैक करके गिरा दी थी, और लैंड पे तो हज़ारों कैजुअलिटीज अमेरिकन को हुई थी। अल्टीमेटली जापानीज लोग की यहाँ पे हार हुई, उनको ये आइलैंड अपने हाथ से गंवाना पड़ा। पर इतनी हैवी कैजुअलिटीज उन्होंने दे दी थी अमेरिकन को कि अब अमेरिकन प्लानर्स, उनके मिलिट्री कमांडर्स सोचने लग गए थे कि अगर ओकिनावा में ये हाल हुआ है तो हम जापान को अगर एक्चुअली इन्वेड करेंगे लैंड फोर्स भेज के तो क्या हालत होगी। और इसीलिए फिर अल्टीमेटली अमेरिकन प्लानर्स ने ये फैसला किया कि जापान के होम आइलैंड्स को इन्वेड नहीं किया जाएगा, हम एक दूसरा तरीका निकालेंगे एटॉमिक वेपन्स जापान को अपने घुटने पे लाने के लिए। पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और भी बहुत जगह पे बहुत अलग अलग टाइम में बहुत बार एम्फीबियस लैंडिंग्स हुई हैं, पर मैंने इन दोनों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनका स्कोप बहुत बड़ा था और इन दोनों में कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई थी। अब हम पहुंचते हैं कोल्ड वॉर वाले एरा में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और उसके बाद एक बड़ी एम्फीबियस लैंडिंग हुई थी इंचन में, जो कि कोरिया के अंदर है। तो 1945 में वॉर खत्म हो गया था और अब अमेरिकन के पास एक एटॉमिक वेपन था। उनके पास एक ऐसा वेपन था जो बाकी किसी भी देश के पास पूरी दुनिया में नहीं था। हालांकि सोवियट्स उस पर काम कर रहे थे, पर अभी तक उनके पास वो वेपन आया नहीं था। कोरिया में टेंशन चल रही थी क्योंकि एक तरफ नॉर्थ कोरिया था जो कि कम्युनिस्ट था और उसको सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ था साउथ कोरिया जिसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। अब हुआ ये कि 1950 के जून के महीने में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड कर दिया और वहाँ पे जो साउथ कोरिया की आर्मी थी और यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस थी, उनको धकेलते गए, पीछे करते करते एक छोटे से कॉर्नर में उनको एकदम दबा दिया था। अब यहाँ पे बुलाया गया जनरल मैकार्थर को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
पैसिफिक कैंपेन में अमेरिका के सबसे बड़े कमांडर थे। मैकार्थर ने कहा कि जहां पे इन्होंने हमारी फोर्सेस को दबा के रखा है, हम वहां से काउंटर अटैक नहीं करेंगे, हम इनके पीछे इंचन में एक एम्फीबियस लैंडिंग कराएंगे और वहां से डायरेक्टली जाएंगे ऊपर नॉर्थ की तरफ। इसकी वजह से जो सप्लाईज मिल रही हैं, जो यहाँ पे फोर्स आके रखी है, जो साउथ कोरिया के अंदर एकदम घुस चुकी है, जिसने दबा के रखा है, उनकी सप्लाईज खत्म हो जाएंगी और फिर वो फोर्स एकदम से हेल्पलेस और वल्नरेबल हो जाएगी और तब नॉर्थ पे अटैक करना आसान होगा। पर यहाँ लैंडिंग करने से पहले प्लानर्स को बहुत सारी ऐसी तकलीफें, ऐसे चैलेंजेस नजर आ रहे थे जो मैकार्थर के सामने रखे गए। उनको बताया गया कि यहाँ पे टाइडल एक्टिविटी बहुत एक्सट्रीम होती है, बहुत ऊंची वेव्स या फिर बहुत ही शैलो हो जाता है पानी। फिर उनको बताया गया कि यहाँ पे पानी को माइन करना बहुत आसान है, तो हमारी फोर्स अगर जाएगी तो लैंड करने से पहले ही हमारे बहुत सारे जहाज डूब जाएंगे। अब एक फोर्स को लैंड कराने के लिए आपको जहाजों को वहां तक लेके आना होता है और उसके लिए आपको बहुत पानी में गहराई चाहिए। उनको बताया गया कि हमें पानी की गहराई जब बढ़ती है, वो विंडो इतनी छोटी है, इतने कम समय के लिए पानी की गहराई बढ़ती है कि उस समय में हम इतनी बड़ी फोर्स को लैंड करा ही नहीं सकते। ये सारी बातें मैकार्थर ने सुनी और उन्होंने कहा कि जो भी चैलेंजेस तुम मुझे बता रहे हो, उन्हीं चैलेंजेस की वजह से ये ऑपरेशन काम करेगा, क्योंकि दुश्मन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। तो सितंबर 15, 1950 को ऑपरेशन क्रोमाइट लॉन्च किया गया। इसमें 75,000 ट्रूप्स थे जिनको सपोर्ट कर रहे थे 261 नेवल वेसल्स। ये लैंडिंग पूरी तरह कामयाब हुई और नॉर्थ कोरियंस पूरी तरह सरप्राइज हो गए। इस लैंडिंग का जवाब देने के लिए, इसको रोकने के लिए नॉर्थ कोरियंस ने बिल्कुल हड़बड़ी में अपने बहुत सारे टैंक्स को उस लैंडिंग फोर्स को रोकने के लिए भेजा, क्योंकि सिर्फ टैंक्स के सीधे सीधे कॉलम जा रहे थे, उनके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई इन्फेंट्री फोर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इससे पता चल रहा था कि नॉर्थ कोरिया का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही हड़बड़ाया हुआ है। अब अमेरिकन प्लेन्स ने इन टैंक्स आते हुए देख लिया और इजीली इस टैंक की फोर्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके वजह से अब अमेरिकन का रास्ता सीधा नॉर्थ कोरिया के लिए साफ था और बहुत तेजी से अमेरिकन फोर्स, जो एक बार ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह डिफेंसिव पे थे वॉर के स्टार्ट में, बहुत तेजी से एग्रेसिव स्टांस लेते हुए नॉर्थ कोरिया के अंदर घुस गए। इंचन के ऑपरेशन के लगभग 2 हफ्ते के अंदर अमेरिकन फोर्सेस ने साउथ कोरिया की राजधानी सियोल को कैप्चर कर लिया था, नॉर्थ कोरियंस को वहाँ से हटा दिया था। ऐसा लग रहा था, मैकार्थर तो ऐसा कहते थे कि वो पूरी तरह नॉर्थ कोरिया को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, पर बीच में लड़ाई को रोकना पड़ा क्योंकि चाइनीज़ प्रेशर बहुत तेज़ी से आ रहा था और चाइनीज़ बहुत सारे अपने चाइनीज़ ट्रूप्स को नॉर्थ कोरिया के डिफेंस के लिए भेज रहे थे। अल्टीमेटली लड़ाई तब खत्म हुई जब दोनों साइड ने डिसाइड किया कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइडेड ही रहेगा और बीच में उनकी एक लाइन आ गई और वो लाइन आज भी इन दोनों देशों को डिवाइडेड रखती है। नॉर्थ कोरिया आज भी कम्युनिस्ट है और साउथ कोरिया आज भी यूएस द्वारा बैक्ड है। अगला एग्जाम्पल एम्फीबियस लैंडिंग का रिलेटिवली रिसेंट है। 1980 में ईरान और इराक के बीच में लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई बहुत सालों तक चली, दोनों साइड्स पे बहुत कैजुअलिटीज हो रही थी। ईरान ने 1986 में स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। उन्होंने प्लान बनाया कि अगर वो अल फौ पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उस पेनिनसुला से जितना भी ट्रेड इराक कर रहा है, उनको सामान बाहर से मिल रहा है, सामान अपना बेच पा रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ पास में एक बहुत बड़ा शहर है बसरा, उसको ईरानियन फोर्सेस कंट्रोल कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से इराक के ऊपर बहुत भारी दबाव पड़ेगा और शायद से फिर वो वॉर से बाहर निकल जाए, क्योंकि अल फौ पेनिनसुला एकमात्र वो रास्ता था जो कि इराक को पर्शियन गल्फ के साथ जोड़ता था। अगर अल फौ पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया ईरान ने, तो पूरी इराक का जो ट्रेड है, उनका जो पैसा है, वो ईरान के हाथ में होता। इस ऑपरेशन को करने के लिए ईरान के पास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं थे, बहुत बड़ी नेवल फोर्स नहीं थी, तो उन्होंने अपने कमांडोज को ट्रेन किया छोटी बोट्स के साथ। इन कमांडोज ने मार्शलैंड्स के थ्रू पास किया, दलदली रास्ते के थ्रू, पानी के थ्रू पास करते हुए ऐसा रूट लिया इन लोगों ने जिसको ज़्यादातर कन्वेंशनल आर्मीज कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अपनी लैंडिंग करने के पहले उन्होंने वहाँ बॉम्बार्डमेंट भी नहीं कराई, अनाउंस नहीं किया कि हम वहाँ पे लैंड करने वाले हैं। और 9 फरवरी 1986 को ईरानियन कमांडोज अल फौ पेनिनसुला पे लैंड कर गए। इस इनिशियल लैंडिंग के बाद यहाँ पे जो लड़ाई हुई, इसमें 1.5 लाख फौजी इन्वॉल्व हुए थे और अल्टीमेटली 2 सालों तक ईरान ने इस टेरिटरी को होल्ड करके रखा। इन दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई 1988 तक चली और ख़त्म होते होते दोनों साइड्स की कुल मिला के कैजुअलिटीज़ 10 लाख से ज़्यादा थी। इंचन और अल फौ पेनिनसुला की लैंडिंग्स ने ये दिखाया कि आपको एम्फीबियस लैंडिंग करने के लिए हमेशा कोई बहुत सारा इक्विपमेंट
या बहुत क्लियर रास्ता नहीं चाहिए। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं जहाँ पे एम्फीबियस लैंडिंग्स अटेम्प्ट की गई और वेरिंग लेवल ऑफ सक्सेस उनको मिला। पर अगर हम बहुत पहले चले जाएं, लगभग 2500 साल से भी पहले, तो एक बहुत पुराने एंशंट ग्रीक पोएट थे, उनका नाम होमर था। उन्होंने 2 कविताएं लिखी थी, एक थी द इलियड और एक द ओडिसी। इलियड में उन्होंने ट्रोजन वॉर की कहानी लिखी है। ट्रोजन वॉर कब हुआ था? जब ग्रीक्स ने ट्रॉय के शहर पे एम्फीबियस लैंडिंग करके अपनी फोर्स को वहाँ पे लैंड कराया था। उस किताब में भी ऐसा लिखा है कि जब ग्रीक्स अपने सैकड़ों जहाज़ों को लेके ट्रॉय के हार्बर पे पहुंचे और उन्होंने उनकी फोर्सेस ने कूदना शुरू किया, बीचेस पे लैंड करना शुरू किया, तब उनको बहुत हैवी कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो अगर ट्रॉय की लड़ाई को हम एक एक्चुअल बैटल मान लें तो सबसे पहला और बहुत पुराना डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल ट्रॉय की लड़ाई का ही है, जब एक सक्सेसफुल एम्फीबियस लैंडिंग कराई गई। मैं सक्सेसफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ग्रीक्स ने ट्रोजन वॉर के अंदर ट्रॉय को हरा दिया था, पर पहले दिन जो कैजुअलिटीज़ हुई सिर्फ लैंड करते समय वो इतनी हाई थी कि बहुत सारे ग्रीक फौजियों को, ग्रीक कमांडर्स को लग रहा था कि हमको वापस चले जाना चाहिए। मैंने आपको जितने भी एम्फीबियस लैंडिंग से एग्जाम्पल दिए, इसमें से आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी या सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा? अपने विचार मुझे कमेंट से बताइएगा। अगर आप जिज्ञासन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के बाद आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है, जिसमें मैं किसी बड़े टॉपिक को एपिसोड बाय एपिसोड डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट, कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट चल रहा है और उस इवेंट की कुछ सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है तो उसको एक्सप्लेन करता हूँ, या कई बार स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स की वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे सारे वीडियोस आपको एक्सक्लूसिवली एज मेंबर मिलते हैं। तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब के सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में एक ज्वाइन का बटन है, उसका आप क्लिक करिए तो आपको अलग अलग बेनिफिट्स नजर आएंगे। अगर आपको बेनिफिट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जिज्ञासन को सब्सक्राइब जरूर करें।